फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो मिश्रा जी की है बंगाल इलेक्शन का, तो करते हैं भाई स्टार्ट। क्या ममता बनर्जी सच में बीजेपी से बंगाल में हार गई? लोग बहुत खुश हैं। ये सच एक बिजली के झटके जैसा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल वो राज्य है जहां पर ममता दीदी की मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता था। वही का वोटर खामोशी से तख्ता पलट की पटकथा लिखता है, और 15 साल से दीदी का जो अजय किला था वो पल भर में ताश के पत्तों की तरह जाता है। और वहीं पर यह मामला सिर्फ एक हार जीत का नहीं रहता। यह सवाल उठता है कि क्या 2026 में बंगाल ने सिर्फ सरकार बदली है या फिर राजनीतिक सोच को पलट दिया है? क्योंकि जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर बीजेपी लहर से आगे बढ़कर सुनामी से जीत दर्ज करती है, बीजेपी 1950 से इसे अपने ख्वाबों का बंगाल बनाना चाहती थी। 2016 तक तो ये जमीन तलाश रही थी, 2021 में दरवाजे तक आई थी, लेकिन अब उस सरकार उस राज्य में जहां पर दीदी अजय थी। और यहीं से फिर सवाल कि क्या ये सिर्फ चुनावी नतीजा है या भरोसे को टूटने का, जिसे सालों तक कायम बताएगा? क्योंकि किले अक्सर बाहर से नहीं अंदर से गिरते हैं। सवाल की दरार कहां? बीजेपी अचानक से मजबूत हुई, टीएमसी अचानक से कमजोर हुई, या फिर सोची समझी तैयारी थी? क्या धर्म की राजनीति ममता बनर्जी के बाहर जाने की वजह बनी, या फिर जनता जो है वो सरकारी कामकाज से नाराज थी? क्या संदेश खाली और आरजी कर जैसे मामलों ने महिलाओं का भरोसा तोड़ा? क्योंकि जिस भी राज्य में महिलाओं को लेकर योजनाएं आती थी वहां पर सरकारें जीती थी। ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत महिलाएं थी, लेकिन महिलाओं ने ही ममता के खिलाफ वोट दिया। सवाल यह भी कि वो मुस्लिम वोटर जिसको लेकर दीदी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेती थी, क्या वो भी छिटक कर किसी और के पास गया? देखिए, ममता बनर्जी को लेकर एक भ्रम था कि वो हार नहीं सकते, लेकिन इतिहास गवाह है कि सियासत में कोई वजह नहीं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग थी। 2026 में मौका बना बीजेपी के लिए, परसेप्शन बना राणा भी ममता बनर्जी के जाने का, नजरिया रखा गया, और वो नजरिया इतना ताकतवर कि ममता बनर्जी वर्तमान से इतिहास बन गई। और आज इसीलिए जब हम विश्लेषण करेंगे तो कई बातों का समझना जरूरी है। आज के विश्लेषण में हम समझेंगे कि पश्चिम बंगाल जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमि है, वहां पर बीजेपी के जीत के मायने क्या है? क्या बंगाल में ममता किला कमजोर था? कैसे नॉर्थ बनाम साउथ बंगाल में ममता बनर्जी को हरा दिया? हम आपको बताएंगे कैसे संगठन की शक्ति ने ममता के साम्राज्य को उखाड़ा, कैसे मुस्लिम वोटर इस बार एक निर्णायक भूमिका निभा रहा था, क्यों महिलाएं वोटर भी भाई बीजेपी को पड़ा सारा, योजनाओं के बावजूद बीजेपी के साथ है, भद्रलोक बीजेपी के साथ क्यों? ममता बनर्जी का आमार बांग्ला बाहरी बीजेपी वो क्यों नहीं चला? जाति समीकरण ने कैसे पड़ता? प्रवासी मजदूरों ने कैसे झटका दिया? और आर्थिक तंगी और उन कंपनियों का जाना जिनके नाम पर 34 साल की लेफ्ट को हटाकर ममता आई थी, क्या उन्होंने ही ममता को झटका दिया? ये सारे सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं। इन सवालों के साथ हम आपको ये बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीतने के बाद किन किन चुनौतियों का सामना करेगी, क्या क्या बड़ी बातें बीजेपी के सामने होंगी, ये सारी बातें आपको बताएंगे। इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आपके पास समय है एक अच्छा विश्लेषण देखने का न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इस वीडियो को देखिए। नहीं समय है, आपको झटपट केवल अपने मन की बातें सुननी है, तो बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पर, टीवी पर, जो आपको बता रहे होंगे अपने अपने एजेंडे से। लेकिन अगर आप रुक रहे हैं तो हमारी आपसे गुजारिश भी है कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल जरूर जुड़ेगा, ताकि हम जो ये मेहनत करते हैं आपके लिए वीडियोस बनाने की न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप तक पहुंच सकें। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में दे दिया है, एक स्क्रीनशॉट लगा दिया है, मोबाइल से स्कैन कीजिए, व्हाट्सएप जुड़ जाएंगे, सारे वीडियोस आपको झटपट मिल जाएंगे। और अगर फॉलो नहीं करते तो वो भी कर लीजिएगा, थोड़ी हौसला अफजाई। अब शुरू करते हैं न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से विश्लेषण उनके लिए जो अब यहां ठहरे हैं। देखिए, अगर आप लोग गौर करें और गहराई समझें तो समझ में आता है कि बंगाल की जमीन पर इस बार चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं था, एक राजनीतिक क्रांति था। 4 मई 2026 को जो नतीजे आए उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि बीजेपी ने इस बार अविश्वसनीय छलांग मारी है। ऐसी छलांग जिसकी कल्पना करना भी बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों के लिए मुश्किल था।
200 के आसपास सीटें बताई जा रही है बीजेपी की, 100 के आसपास सिमट रही है टीएमसी। 2-4 सीट आगे पीछे हो तो उसको लेकर लोड मत दीजिएगा, क्योंकि वो आंकड़ा आगे पीछे हो रहा है। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये कि पिछली बार के मुकाबले 120 सीटों से ज्यादा उछाल बीजेपी पा रही है, और ये भारतीय राजनीति के गलियारों को हिलाकर रखने वाला है। ममता बनर्जी 100 के अंदर सिमट रहे हैं, 120 से अधिक सीटों का उनको नुकसान हो रहा है, और ये बंगाल के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक पतन माना जा रहा है। वोट परसेंटेज की बात करें तो बीजेपी 48% तक पहुंच गई, लगभग 50%, जो बताता है कि बंगाल में एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो बदलाव के पक्ष में वोट कर रहा था। वो जो 90% वोट पड़े थे वो इसी वजह से पड़े थे क्योंकि वो बीजेपी को जिताना चाह रहे थे। इसलिए सिर्फ सीटों की जीत नहीं है, उस पुरानी कार्यशैली को भी जवाब है जिसे बंगाल ने इस बार ठुकरा दिया है। अब ये बात तो चुनावों के नंबर को लेकर, लेकिन अब सवाल कि बीजेपी के लिए जीत के मायने क्या है, क्योंकि बंगाल की इस जीत को अगर आप सिर्फ हार जीत के आंकड़ों से देख रहे हैं, इस तस्वीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा आप मिस कर रहे हैं। इस जीत के सबसे बड़े मायने ये हैं कि बीजेपी के लिए चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं है, अपनी वैचारिक जड़ों में वापस कदम रखना है, एक नए इतिहास को जन्म देना है। क्योंकि बीजेपी को जन्म देने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने जनसंघ की नींव रखी थी, वो पश्चिम बंगाल से आते थे। अच्छा। उन्होंने जिस राजनीति की कल्पना की थी, दशकों तक बंगाल की जमीन पर उस राजनीति के लिए जगह ही नहीं बनी थी। पहले वामपंथियों का लंबा दौर था, एक ऐसा दौर जहां धर्म संस्कृति की बात करना राजनीति के केंद्र में नहीं था। फिर 34 साल बाद वो हटे तो टीएमसी आ गई। उन्होंने अपनी एक अलग मजबूत क्षेत्रीय पहचान खड़ी की। इस पूरी प्रक्रिया में बीजेपी हमेशा एक बाहरी पार्टी रही, उत्तर भारत की पार्टी कहकर बंगाल से उसे दूर रखने की कोशिश की। लेकिन आज की जीत का मतलब यह है कि बंगाल के वोटर ने बीजेपी को बाहरी वाले ठप्पे से मिटा दिया। बीजेपी के लिए जीत एक किस्म की वैचारिक घर वापसी है, क्योंकि सालों तक जिस राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक पहचान की बात को बंगाल के मुख्य धारा के राजनीति पर रखा गया, आज उसी सोच को बंगाल के भद्रलोक और आम जनता दोनों ने मिलकर सहज स्वीकार किया है। ये उस पुराने दावे का अंत है कि बंगाल की राजनीतिक सोच बाकी भारत के साथ मेल नहीं खाती। असल में बंगाल का मिजाज नहीं बदला था, वो सालों से अपनी पुरानी पहचान को ढूंढ रहा था, जो सत्ता के शोर में दबी थी। मुखर्जी की जमीन पर कमल खिलना यह साबित करता है कि राजनीति का पहिया वहीं पर आया है जहां से इसकी शुरुआत हुई थी, और ये इशारा करता है कि बंगाल केवल क्षेत्रीय पहचान तक सीमित नहीं है, मुख्य धारा की राजनीति का हिस्सा बना, जिसकी नींव कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखी थी। सरल शब्दों में कहें तो जीत बंगाल की राजनीति के पुराने सांस्कृतिक गौरव की वापसी का संकेत है, जिसे आधुनिक राजनीति ने लंबे समय तक सेलिब्रेट किया है। लेकिन सवाल कि ये हुआ क्यों, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है वो महिला होती है। सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, जो लोग शॉक्ड हैं कि जिस भी राज्य में महिलाओं को लेकर तमाम स्कीम्स दी गई वहां पर कभी हार हुई ही नहीं। सही बात। फिर बंगाल में ममता कैसे हार गई? वो तो खुद महिला थी, महिलाएं ही खिलाफ। देखिए, बंगाल की महिलाएं हमेशा से ममता बनर्जी की बहुत बड़ी ताकत है, सबसे बड़ा मजबूत वोट रहा। दीदी ने तमाम योजनाएं दी, लक्ष्मी भंडार जैसी, जिसने उम्मीद जगाई थी। लेकिन 2026 के नतीजे बताते हैं कि जब बात इज्जत, सुरक्षा, गरिमा की आती है तो शायद पैसे या सरकारी मदद तुच्छ पड़ जाती है। आरजीकर अस्पताल जैसी डरावनी घटनाओं ने बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा के दावों को पूरी तरह से उखाड़ दिया। समाज ने देखा कि अपराधियों के बचाव में ममता खड़ी। ममता ने स्टेटमेंट दे दिया था कि महिलाओं को रात को निकलना नहीं चाहिए, वो क्यों निकल रही है? ये बात शायद बंगाल की हर बेटी के दिल में चली गई, और संदेश खाली के महिलाओं ने जो दर्दनाक बीती सुनाई, उसने पूरे बंगाल की महिलाओं को झंझोड़ा। यही वो मोड़ है जहां टीएमसी का सबसे मजबूत वोट बैंक था, जो बीजेपी के पक्ष में चला गया। ये बात साबित करती है कि सरकारी योजनाओं का लाभ असुरक्षा के डर को खत्म नहीं करता, जो हर रोज महिलाएं महसूस करती है। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है रत्ना देवनाथ, क्योंकि सिस्टम ने जिसे नहीं समझा, जनता ने उसे खुद सिस्टम बना दिया। 2026 के चुनावी नतीजों में अगर कोई एक ऐसी जीत है जिसने ममता बनर्जी की सत्ता की नींव हिलाई है, तो वो है पनिहट्टी सीट से रत्ना देवनाथ की ऐतिहासिक जीत। रत्ना देवनाथ कोई पेशेवर नेता नहीं, वो उस बदनसीब बेटी की मां है जिसके 2024 में आरजीकर अस्पताल के अंदर दरिंदगी के बाद हत्या हुई। और इसीलिए आज सोशल मीडिया पर जनता लिख रही है कि इफ द सिस्टम फेल्स, बी द सिस्टम। ये नारा ममता की हार का सबसे बड़ा सबूत है। जब अपनी बेटी के इंसाफ के लिए उन्होंने हर दरवाजे को खटखटाया, और सिर्फ राजनीति में, तो यह तय किया कि सिर्फ याचक बनकर नहीं इंसाफ मांगना है, बल्कि सिस्टम के अंदर बैठकर बदलना है।
टीएमसी का भेदगढ़ था पनिहाटी, वहां पर टिकट मिला। रत्ना देवनाथ ने राजनीति नहीं की, एक मां के दर्द को जनता के सामने रखा और ये इतना मारा था कि पूरे प्रदेश को हिला कर ले गया। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी के लिए इंसाफ और आपकी बेटियों के लिए सुरक्षा। उनके आंसू, वो मंच पर रोने की तस्वीरें, इन तस्वीरों ने बंगाल की करोड़ों महिलाओं को हिलाकर रख दिया, उनके दिल में घर कर दिया और उन्हें लगा कि रत्ना देवनाथ असली आवाज है जो सत्ता की कुर्सी पर बैठकर उनकी सुरक्षा गारंटी दे सकती है। 20,000 वोटों से ज्यादा मार्जिन से उनकी जीत हुई है। बंगाल की जनता ने उस राजनीति को हटा दिया जो महिला सुरक्षा जैसे गंभीर मसलों पर असंवेदनशील थी। ममता बनर्जी महिला होकर भी उस दर्द को नहीं समझ पाई थी और इसी वजह से आम जनता खुद खड़ी हुई और खुद सिस्टम बनकर इंसाफ का फैसला किया। और ये देश में नेताओं के लिए चेतावनी है कि आप किसी मां के आंसुओं का सौदा नहीं कर सकते। जब एक मां राजनीति अखाड़े में उतरती है तो बड़े बड़े किले ताश के पत्तों की तरह जाते हैं। लेकिन सवाल यह, क्या यह अकेला विषय था या वाकई बंगाल में ममता का किला कमजोर हो गया था? देखिए, अगर 2011 से 2021 तक के दौर को याद करें तो बंगाल में सिर्फ एक नाम की टूटी थी, वो थी ममता बनर्जी। वामपंथियों के 34 साल पुराने अभेद किलों को ऐसे ध्वस्त किया था कि वो खुद बंगाल की पहचान। 2021 की जीत के बाद तो ऐसा लगने लगा कि दीदी का कोई विकल्प बंगाल में पैदा हो ही नहीं सकता। लेकिन जमीनी हकीकत टीवी अखबारों की हेडलाइन से अलग थी। अब जो नतीजे आए उसे देखकर यह लगता है कि 2021 के बाद से ही बंगाल के गांव देहात में टीएमसी को लेकर भरोसा टूटना शुरू हो गया था। सत्ता के लंबे दौर में निष्क्रिय स्तर पर नेताओं का जो तानाशाही रवैया था उसने आम बंगालियों की जिंदगी मुसीबत बढ़ाई थी। करप्शन की बार बार खबरें आ रही थी, सरकारी घोटालों की। पहले शायद लोग खौफ के मारे चुप थे, लेकिन कब तक डरेंगे? 2026 में जब मौका लगा तो वोट की चोट से जवाब दिया। वोटर के मन की नाराजगी एक दिन की नहीं थी, ये कई सालों से धीरे धीरे बढ़ रही थी। वैसे ही जैसे लिफ्ट को खाट फेंका था, वैसे ही जैसे कोई मजबूत इमारत धीरे धीरे दीमक चाट रही। दीदी किला बाहर से मजबूत था लेकिन अंदर की नींव कमजोर हो गई थी और यही देखने को मिला। और भी वजह थी, जैसे एक वजह थी नॉर्थ बंगाल वर्सेस साउथ बंगाल। जो लोग बंगाल की राजनीति को समझते हैं वो जानते हैं कि नॉर्थ बंगाल और साउथ बंगाल के बीच एक बड़ा अंतर था, बिल्कुल वैसे ही जैसे टू इंडिया, भारत और इंडिया के बीच। और इस बार के नतीजे साफ बताते हैं कि दोनों इलाकों ने मिलकर टीएमसी को सत्ता से बाहर किया। नॉर्थ बंगाल के इलाके सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार जैसे इलाके जो सालों से खुद को कोलकाता की सरकार से उपेक्षित महसूस कर रहे थे, वहां के लोगों के मन में बात पत्थर की लकीर थी कि विकास का सारा ध्यान, सारा पैसा कोलकाता के आसपास रहता है। इस बार के वोटिंग पैटर्न साफ लगता है कि नॉर्थ बंगाल ने अपनी बरसों पुरानी नाराजगी को बीजेपी के पक्ष में वोट किया। बीजेपी ने वहां के स्थानीय मुद्दों, क्षेत्रीय गौरव की बात की, उसने लोगों को जोश भरा। अगर बात साउथ बंगाल की करें तो कभी टीएमसी की जान हुआ करता था, वहां इस बार मामला पूरी तरह पलट गया। शहरी ग्रामीण वोटर वहां की स्थानीय वसूली, सिंडिकेट राज से परेशान था। नॉर्थ बंगाल में जहां उपेक्षा खिलाफ मोर्चा खोला गया, वहीं साउथ बंगाल ने कुशासन के कड़वे अनुभवों पर अपना फैसला सुनाया। और इन दोनों इलाकों की जुगलबंदी ने टीएमसी की जमीन को वहां से बदल कर दिया। इसके अलावा बीजेपी ज्यादा एक्टिव भी थी। हाँ, नतीजे देखकर यह बात साफ होती है कि बीजेपी ने सिर्फ रैलियों और भाषणों के जरिए जंग नहीं लड़ी। एक, उन्होंने ध्यान दिया कि कोई ऐसी बात ना बोले जो बंगाली अस्मिता पर जाए। दूसरा, जमीन पर कार्यकर्ताओं की एक फौज खड़ी हुई जिसने सालों पुराने डर के तंत्र को ध्वस्त किया। इसमें बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं की जान भी गई। दरअसल बंगाल की एक कड़वी सच्चाई है कि यहां अक्सर डर के साए में राजनीति चलती है। 2021 के बाद जो हिंसा हुई उसने आम आदमी को खामोश किया था, लेकिन इस बार बीजेपी ने अपनी पूरी संगठन शक्ति को पाताल तक सक्रिय किया। हजारों समर्पित कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ वोटरों के घर घर जाकर उन्हें समझाया, बल्कि वोटिंग के दिन भी टीएमसी के ध्वस्त के सामने सीना तान कर गए। पन्ना प्रमुखों ने व्यक्तिगत तौर पर संवाद किया, लोगों को भरोसा दिलाया कि उनका वोट सुरक्षित है। रैलियों में भीड़ भले ही कुछ भी कह रही हो, लेकिन जब वोटिंग मशीन के सामने लोग खड़े हुए तो संगठन की सुरक्षा कवच ने बिना खौफ के अपनी असली पसंद चुनने की ताकत थी। ये डर का टूटना था जिसने टीएमसी के पूरे तंत्र को धराशायी किया, जो केवल शायद वक्त के बाद महसूस पड़ गया। और एक बार जब आम आदमी के मन से डर निकल जाता है तो वो लोकतंत्र में बड़ा शक्तिशाली हो जाता है। शायद ये ममता के खिलाफ गए, खिलाफ वैसे मुस्लिम वोटर भी गए। शायद क्या टीएमसी और बंगाल के मुस्लिम वोटर में दरार है? देखिए, ये इस चुनाव में सबसे दिलचस्प और गहरा हिस्सा है और इसे बहुत बारीकी समझने की जरूरत है। सालों से मुस्लिम वोट बैंक को टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत माना गया, अटूट ताकत। इसे हिलाना असंभव था। लेकिन 2026 के चुनावी पैटर्न नतीजों को देखें
तो ऐसा लगता है कि समुदाय का एक बड़ा हिस्सा, खासकर जो नौजवान है, वो शायद ममता बनर्जी से आगे बढ़ गए। शायद वो केवल चुनावी नारेबाजी नहीं चाह रहा था, वो अपने बच्चों के लिए मॉडर्न शिक्षा, रोजगार की मांग कर रहा था। कुछ नेताओं ने जिस तरह के बयान दिए, इसका भी असर गया। अल्पसंख्यक वोटरों को लगा कि शायद इमोशनल बातें डराने की राजनीति से लाई बदल नहीं है, और कई सारे और पॉलिटिकल मुस्लिम नेता भी निकल कर आए, जिनकी वजह से भी ममता का वोट छिड़का। नतीजों को देखकर साफ लगता है कि मुस्लिम वोटर केवल पहचान के बजाय भविष्य और सुरक्षा को अहमियत दे रहा था और अपने नेताओं को चुनने लगा। वो नेता जो पश्चिम बंगाल में नई बाबरी मस्जिद बना रहे थे, क्योंकि उनकी जीत भी बताती है कि बंगाल में मुस्लिम जो आबादी है वो अपने मुसलमान नेताओं को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, और ये भी ममता के लिए एक परेशानी का सबब है। वैसे ही जैसे भद्रलोक उनका साथ छोड़ गए। बंगाल की राजनीति में भद्रलोक, अगर आप नहीं जानते तो बता दें, उन्हें कहते हैं जो पढ़ा लिखा जागरूक मध्यम वर्ग है, और हर बार यही चुनाव का रुख तय करता है। पहले ये वर्ग वामपंथियों की ताकत था, फिर दीदी के पास गया। यह माना जा रहा था कि बीजेपी की सोच और विचारधारा ये वर्ग स्वीकार नहीं करेगा, आम मध्यम वर्गीय बंगाल। लेकिन 2026 के नतीजों ने पुरानी सोच पर ताला लगा दिया। इसे देखकर लगता है कि इस बदलाव के पीछे केवल विचारधारा की लड़ाई नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के अंदर आ चुकी सड़न के खिलाफ गुस्सा था। कोलकाता के डॉक्टरों, इंजीनियरों, प्रोफेसरों ने जब अपनी आंखों से देखा कि शिक्षा और अस्पताल जैसे पवित्र संस्थानों में भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी हो गई, तो शायद उनका ममता से मोह भंग हो गया। आरजी कर जैसी घटनाओं ने इस वर्ग के स्वाभिमान को चोट पहुंचाई। शायद इसी वजह से सिर्फ सरकारी खैरात नहीं चाहिए थी, एक सुरक्षित समाज चाहिए था, जो ममता नहीं दे पा रही थी, और इसलिए वो बदलाव की तरफ गए। शायद उन्हें लगा कि बंगाल की विश्वविख्यात संस्कृति अब सिंडिकेट राज की भेंट चढ़ रही है। बीजेपी ने सड़क को सही से पकड़ा, उन्हें उम्मीद दी, एक नई व्यवस्था का भरोसा दिया, और इसीलिए शायद इस वर्ग ने अपना रास्ता बदला। वैसे ही जैसे ममता के लिए लेफ्ट से मुंह मोड़ा था। लेफ्ट ने भी शुरुआत में काम किया, बाद में गुंडागर्दी बदल दिया। टीएमसी शुरुआत में काम, बाद में गुंडागर्दी। इसी वजह से शायद बंगाल की अस्मिता का बीजेपी को रक्षक मान लिया, और यही वजह शायद कि अमार बांग्ला ममता का नहीं चला। ममता बनर्जी का सबसे बड़ा राजनीतिक दांव हमेशा से बंगाली अस्मिता था। सालों तक बीजेपी को बाहरी बताकर लोगों को कहा कि हम आपके अमार बांग्ला। इस अमार बांग्ला के नारे ने पिछली बार बहुत काम किया, लेकिन 26 के नतीजों को देखकर लगता है कि इस बार बीजेपी ने इस दांव को ममता के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बनाया। इसकी एक बहुत बड़ी वजह नजर आती है कि टीएमसी की अस्मिता वाली राजनीति पिछले कुछ समय से सिर्फ भाषा और संकुचित पहचान की एक छोटी लड़ाई बनकर रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने बंगाली पहचान को सांस्कृतिक गर्व, आधुनिक भारत के विकास से जुड़कर पेश किया। बंगाल के महान ऋषियों, क्रांतिकारी महापुरुषों की बात की, जिससे बंगाली को एहसास हुआ कि बीजेपी उनकी जड़ों और महान इतिहास का सम्मान करेगी। और बीजेपी ने भी सुनिश्चित किया कि बीजेपी का कोई भी नेता बंगाल या बंगालियों को लेकर कोई ऐसी बात ना कहे जो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर जाए। ऐसे ही यार बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन देखा जाए ना भाई काफ़ी चीज़ें आ जाती है। अब ज़्यादातर तो लोग यही सोचते हैं कि भाई पीएम मोदी और इनकी पार्टी ने ना वोट चोरी किया, और वोट चोरी का ऐसे नारा लगाएंगे जो कि एक ऐसे ही लोग करते हैं। लेकिन देखा जाए ना भाई ये ऐसे एक शोषाशाही का आवाज़ ही छोड़ते हैं कि मतलब के वोट चोरी हुआ, लेकिन इसके पीछे ना रीज़न काफ़ी आ जाते हैं। आप दिल्ली में देख लो भाई, इलेक्शन हुए थे, इधर केजरीवाल का एक गान था, दिल्ली होता था, मतलब कि केजरीवाल बोलता था कि इधर से मुझे कोई बंदा हिला ही नहीं सकता मेरी पार्टी को, और इधर से कोई भी नहीं जीत सकता। लेकिन जैसे भाई बीजेपी की उधर पार्टी एक इंटरव्यू हुई है ना, लोगों का एक मतलब कि जैसे लोग बोल रहे थे ना कि यार हम बस वेट कर रहे हैं इस चीज़ का कि आप आए और हम आपको वोट दें। तो इलेक्शन जैसे ही आए भाई दिल्ली में बीजेपी ने विन कर लिया, इजी उधर है, मतलब कि उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना ली। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज था वेस्ट बंगाल, जो कि इतने सालों से भाई हुकूमत एक अदर चल रही थी, मतलब कि दीदी की हुकूमत आप समझ लें। लेकिन भाई काफी रीजन आ जाते हैं। अब इधर हमारी इंसान मैच्योर हो गया भाई, पढ़े लिखे हैं सब भाई, वो कहते हैं कि हमें अपना फ्यूचर देखना है। जैसे वो बता रहे हैं उनको यही चाहिए, वो यही बता रहे हैं कि उनको फ्यूचर अगला नजर आ रहा है। जैसे वो एक माँ अपनी बेटी के लिए उसने भाई 3-4 साल अपना जो है ना 2-3 साल अपना आवाज उठाई है, किसी बंदे ने बात नहीं सुनी। तो आगे से देख लो, ये एक औरत हो गई, इसने ये अब आगे से कह दिया था कि औरतें रात को क्यों निकलती हैं, वो मजबूरी भी होती है इंसान को, औरतों के पास चांस था, ये बहुत भाई जहरी बात है। ये उस चीज को सॉल्व करती, उनको भाई सजा दिलाती उनको,
उनको फांसी दिलाती जिन बंदों ने ये काम किया था। इसने उनके हक में आवाज उठा दी और फिर कहती है कि मैं हार गई, कोई नहीं, फूल खिलेंगे फिर हम आएंगे। अब आप नहीं आएंगे, अब आपका पत्ता कट गया है। अब बहुत मुश्किल है, अब पत्ता कट गया है। अब आप देख ले, बेनजीर भुट्टो इधर पार्टी थी, उनको सबसे जो बड़ी सपोर्ट थी ना वो यही थी कि भाई उनके पास जो ये जो वुमेन एक पावर है ना, वो उनको भाई पैसे देती थी, मतलब कि जो एक इनकम सपोर्ट उन्होंने मतलब कि बनाया हुआ था सारा सीन, वो पैसे देती थी। लोगों का एक बिलीव था उस पर, मतलब कि वुमेन की एक इतनी पावर होती है। लेकिन जब एक सेफ्टी पर बात आई है ना, तो उसने भाई सारी मतलब की चीजें ही एक क्रॉस कर दी हैं। इसलिए भाई इस दफा मुझे लगता है कि जो औरतें हैं ना, उन्होंने भी मतलब के वोट उसके अगेंस्ट दिए हैं। और सबसे बड़ा लोग मुद्दा बनाते हैं कि एंटी मुस्लिम भाई एक पार्टी है, एंटी मुस्लिम उधर सारा कुछ करेंगे। लेकिन भाई मुस्लिम तो हमने देखा सड़कों पर भाई डांस कर रहे थे ऐसे टोपियां पहनकर, तो सबको भाई एक खुशी हुई है जब लोग देखते हैं ना कि भाई उस स्टेट में इतना, मतलब दिल्ली उसके बाद चेंज काफी हो गया, बिहार काफी चेंज हो गया, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च उधर हुए हैं, तो हर बंदा चाहता है कि भाई ये सरकार इधर आए हमारे। भाई जाहिर बात है, अगर आप भाई अपना फ्यूचर देख रहे हैं ना, तो आपको सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं। जैसे आप देख लेंगे इन्होंने इतने सालों से 2011 से ये राज करते आ रहे हैं, इतना बड़ा राज किया इन्होंने, पर जैसे ही आते ही बीजेपी ने इस बार 2026 के इलेक्शन में दिखा दिया है कि हम हुकूमत करने के लिए नहीं आते, हम इंसानों की सेफ्टी के लिए आते हैं, वुमेन्स की सेफ्टी के लिए आए हैं, अपनी कंट्री के लिए सोचने कुछ सोचने के लिए। बाकी आप सारे स्टेट देख ले जहाँ पे बीजेपी की हुकूमत है, उनके हालात देख रहे हैं, उनमें वो जैसे एक हमने पहले व्लॉग भी बनाया था कि लड़की इतनी रात 3 बजे भाई घूम फिर रही है, दिल्ली में भी वो गई थी, मुंबई में गई थी, हर जगह आपके पे वो फिर रही है। सेफ्टी का होता है, सेफ्टी नहीं मिलेगी तो वो क्यों आपको वोट देंगे, क्यों आपको आगे लाएंगे? अपनी भी मौत खरीदनी उन लोगों ने, उनको सिर्फ अपनी सेफ्टी चाहिए, अपने बच्चों का फ्यूचर चाहिए, आने वाला उन्होंने वक्त अच्छा करना, उनको अच्छी स्टडी चाहिए अपने बच्चों को देनी, पढ़ाने के लिए, उनका मुस्तकबिल उन्होंने संवारना है। आने वाले वक्तों में उनको जॉब्स मिले, यहाँ पे डेवलपमेंट हो, उनको आने वाले वक्तों में जॉब मिले, वो किसी काबिल बने। ये तो नहीं ना कि एक पार्टी के पीछे लगे, उन्होंने किया क्या आया आज तक, जलील ही करते आ रही है इनको। अब देख लो वो बात करना बनते ही नहीं था उनका, जैसे उन्होंने बात यार लड़के रात को क्यों निकलती। बिल्कुल भाई, एक देखा जाए ना बहुत बड़ी एक हिस्ट्री है, और ये है कि जो भी हुकूमत एक आई है ना, उसने कम से कम 10-15 साल यहाँ पे गुजारे हैं वेस्ट बंगाल में। अब ये है कि इन्होंने भी जो है ना, ममता बनर्जी, इनको काफ़ी ज़्यादा एक मतलब चांस दिया गया, काफ़ी ज़्यादा इनको ना एक आगे रखा गया, लेकिन लोगों की उम्मीदों के ऊपर नहीं पूरा उतर पाया। अब काफ़ी ज़्यादा लोग ये बोल रहे हैं कि पीएम मोदी वहाँ गए, इन्होंने भाई वहाँ पर अपने वोट एक हर चीज़ को हैक करके अपने वोट डाले, ऐसा कुछ नहीं भाई कि वो चीज़ें गई। अब देखे ना कि लोग बोर हो गए थे इस पार्टी से, उनको कोई चीज़ मिल नहीं रही थी, एक ऊपर से लोग आके ऐसे ही घुसे जा रहे थे, एक नैरेटिव बनाया जा रहा था, उसको बिल्कुल उन्होंने ख़त्म किया। अब सारी जो बीजेपी की जो लीडरशिप है वहाँ जाके बैठ गई थी। अब हर एक चाहता है कि एक नई हुकूमत आए, उसको भी लोग देखना चाहते हैं। इधर बीजेपी की आई है भाई, केरला में कांग्रेस आई है, उधर आई है भाई तमिलनाडु में। अगर आप वो सीएम उसके भाई आप जाके लोगों से पूछ लें कि वो तो एक जैसे उनके लिए फरिश्ता था भाई, स्टडी फ्री, हर चीज़ उसने फ्री की हुई थी, लेकिन फिर भी लोगों ने कहा कि हम एक बार चेंज करके देखते हैं। अब वहाँ उनकी पावर है, तमिलनाडु में, हाँ तमिलनाडु में का जो लास्ट उसने स्टेटमेंट दी थी ना, उसने बोला था कि MS धोनी जो है ना, वो तो कुछ भी नहीं फेमस इधर है। आप ये इलेक्शन के बाद देख लें मेरी एक पॉपुलैरिटी कैसे होती है, लेकिन उसको भाई विजय सर ने हरा दिया। बिल्कुल बाकी वीडियो काफी हो गया उसके बाद। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये देखें कि भाई वो तकरीबन 15 साल से उधर की CM अपना बनी हुई है, और ये देखें कि उसने भाई जो भी हालात थे उसने अपने जितना उससे हो सका उसने अपनी आवाम का किया है। लेकिन भाई ये चीज़ है कि भाई 15 साल कोई एक अरसा होता है जिसके दौरान भाई ज़ाहिर बात है उससे गलतियां भी हुई हैं, उससे उसने अच्छे काम भी किए हैं। ये कोई भी राजनीति है, चाहे बीजेपी की है चाहे किसी और की है, तो ये गलतियां सबसे होती हैं। ये नहीं कि ये साधु हैं इनसे गलती होती नहीं है, ये सारे ही अच्छा ही काम करते हैं, गलतियां इनसे भी होती हैं। लेकिन भाई उसने 15 साल एक अरसा गुजारा है, तो ज़ाहिर बात है भाई हर बंदा यही चाहता था कि उसको हराना जो है ना वो नामुमकिन हो चुका है।
लेकिन भाई लोग एंड तक कितनी देर सब्र करें, आकर जब सब्र जवाब दे ही जाता है। लेकिन भाई इस दफ़ा जो बीजेपी है वो जीत तो गई है, लेकिन ज़ाहिर बात है भाई इतनी आसानी से कोई बंदा जो है ना वो हार नहीं मानता। ज़ाहिर बात है, अब उन्होंने ऐसे सवाल उठाने हैं कि हमारे साथ धांधली हुई है, हमारे पास हमारे साथ ये हो गया है, इसी वजह से हम हारे। यार धांधली होगी 2 सीटों पे होगी, 4 सीटों पे होगी, 10 सीटों पे होगी, सारी पूरी एक लाइन ही क्लियर हो गई है। धांधली होती है, कोई इतनी नहीं होती कि भाई ये 100 सीट की इकट्ठे ही बना जनाब धांधली हो गई है। धांधलियाँ थोड़ा बहुत कोई कहीं पर 19-20 का मार्जिन हो तो वो पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई मसला हुआ है, लेकिन ये तो नहीं कि भाई एक पूरा जो है अपना चैप्टर ही वो सारा क्लोज हो गया है। तो अब इसको भी थोड़ा सा झटका तो लग गया है, लेकिन उसने सही बोला है कि भाई अभी तो मैं हार गई हूँ, लेकिन आगे कदम संभाल के रखेगी। अभी इसको पता चल गया है कि भाई जितना मैंने लोगों के साथ जो कुछ किया है उसी का रिजल्ट इसको भुगतना पड़ेगा। अब नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन भाई कल से यही था कि भाई ये जो है ना ममता हारी क्यों है, तो उसके पीछे बहुत सारी रीजंस है यार। देखो ना, एक 15 साल की हुकूमत है और इसमें जब आपको एक फुली 2/3 अक्सरियत मिलती है ना, तो जो मतलब कैंडिडेट होता है या जो मतलब बड़ा लीडर होता है ना उस पार्टी का, उसमें थोड़ा अहंकार तो आ ही जाता है। जब वो अहंकारी हो जाता है ना तो फिर मामला जो है ना वो हाथ से निकलना शुरू हो जाता है। अब देखो पीएम मोदी है ना, उसके पास 15 साल से हुकूमत है, लेकिन अभी भी वो बंदा भाई झुक के सारी चीज़ें कर रहा है। किसी भी एक मतलब बंदे से मिलता है या जो भी किसी भी पार्टी को या किसी भी फंक्शन को वो ज्वाइन करता है या कोई एक रैली को ज्वाइन करता है, तो उसके अंदर कोई आपने कोई इस तरह का सीन नहीं देखा होगा जिस वजह से लोग एक फील करें कि यार ये बंदे के अंदर जो है ना वो अकड़ आ चुकी है या ये जो है ना वो मतलब अहंकारी हो जाए, तो ये सीन उसमें नहीं है। अब देख लो, ठीक है, एक ये पॉलिटिक्स ही होती है। अब वो लड़की थी, डॉक्टर थी, उसके साथ जो है ना वो मतलब बहुत बुरा, और उस वक्त पूरी दुनिया में उसके लिए आवाज़ उठाई गई, पूरे इंडिया में आवाज़ उठाई गई, लेकिन इसने भाई उस वक्त एक जो है इसके कान पे जो है ना वो कुछ नहीं किया था, इसने कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक करती तो आज बहुत सारी चीजें ना वो जो उस वक्त गिल्टी थे उनको भाई इसने छुड़वा दिया, यहाँ तक कि उनको कोई सजा नहीं। तो लोग जो है ना वो इस तरह के जख्म नहीं भूलते, खासकर जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं ना, वो भाई इस तरह की चीज़ें को जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़हन में रखती हैं। और भाई घर में जो मतलब वोटिंग में चेंज आता है ना फैमिलीज में, वो भाई सबसे बड़ा उसमें हाथ औरतों का होता है। अगर वो एक साइड से थोड़ा सा पीछे हट जाए ना तो भाई मर्द कुछ यार इसने गलतियां बहुत की है। सबसे बड़ी जो गलती थी ना वो थी भाई ये जो रिलीजियस इसने मतलब के एक साइड का चुन लिया था, वो इसकी सबसे बड़ी गलती थी। अब देखो ना उधर सब मिक्स है, हिंदू मुस्लिम सब मतलब के मिक्स है, लेकिन क्या इसको जरूरत थी मतलब कि एक साइड से चीज को ऊपर लेकर जाती है। यहाँ भी मुस्लिम इधर है, अगर वो गलत करते हैं उनके लिए भाई ला ही नहीं है, अगर कोई बेचारा हिंदू करता है तो उसके लिए भाई सजा है। तो ये चीज उसको ना बहुत पीछे एक धकेल कर ले गई थी और यही बेस पर वो इलेक्शन हार गई है भैया। ऐसे है, लेकिन आगे अगर वो इस चीज बेस के ऊपर बैठी है ना कि मुझे मतलब एक होप के साथ कि मैं दोबारा एंट्री नहीं होनी जो मर्जी हो जाए, क्योंकि भाई थोड़ी सी स्पेस ही चाहिए होती है। आप पीछे देख लो, जैसे बीजेपी ने एंट्री ली है, उसने आस्ता आस्ता अब जो है ना वो हर चीज को वाइंड अप कर दिया। तो वो आगे उनको पता है कि यहाँ पे जो मसले मसाइल है उनके ऊपर भाई वो हैवली जो है ना वो पहले 4-5 साल जो है ना वो मतलब ये जो पहला टेन्योर उसमें उन्होंने काम करने हैं, किसी ने याद भी नहीं रखना, लोगों को भूल जाता है सब कुछ ऐसे ही है। लेकिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।